क्या इंडिया को उसकी वुमेन रेसलिंग टीम जो है अब रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी? क्योंकि जैसा व्यवहार किया जा रहा है, आसार तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। ये सब वो रेसलर्स हैं जिन्होंने इंडिया को काफ़ी सारे प्राउड मोमेंट्स दिए, मेडल्स जीते, लेकिन अब भी वो एक FIR दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। ये वो रेसलर्स हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, जिन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं, ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं, इंडिया का नाम रोशन किया है, लेकिन आज भी एक FIR फाइल कराने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ रही है। जबकि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए FIR दर्ज करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP एंड अदर्स। अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो ये वो केसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस जो है उसे अरेस्ट करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी बिना किसी वारंट के वो इमीडिएटली जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं रेप, मर्डर, थेफ्ट या फिर सेक्सुअल हरासमेंट। मगर ये रेसलर्स FIR फाइल कराना क्यों चाहते हैं? क्यों आज ये जो हमारे सभी रेसलर्स हैं वो जंतर मंतर पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों जो हमारी महिला खिलाड़ियों की जो टीम है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? क्या ये सिग्नल है उन लड़कियों के लिए भी जो स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहती हैं, दैट बी वेयर ऐसा भी कुछ हो सकता है? और क्यों दिल्ली पुलिस और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उनकी समस्या पर कोई कदम नहीं उठा रही है? इन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा का पूरा इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 3 महीने पहले, जब ओलंपिक मेडलिस्ट विनेश फोगट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, बजरंग पूनिया, ये सभी लोग जो हैं उन्होंने अक्यूज़ किया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके जो कोचेज़ हैं उनको ऑफ सेक्सुअली हरासिंग फीमेल प्लेयर्स फॉर ईयर्स। लेकिन ये जो सारी प्रोटेस्ट थी वो जनवरी 2023 के अंदर जो है ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इन सभी एलिगेशंस के ऊपर इंक्वायरी करेंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने सेटअप की थी एक ओवरसाइट कमेटी, जिसे इस पूरे इशू की इंक्वायरी करनी थी और अपनी रिपोर्ट को फरवरी एंड तक सबमिट करना था। लेकिन जब अप्रैल तक भी इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, इंक्वायरी हुई नहीं हुई, इस रिगार्ड में कुछ भी पता नहीं चला, तो रेसलर्स ने वापस से अपनी प्रोटेस्ट जो है वो चालू की। अगर हम ओवरसाइट कमेटी की बात करें तो ये एक 5 मेंबर कमेटी थी जिसे इंक्वायरी करनी थी इनटू द एक्टिविटीज़ ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो कमेटी है इट इज़ चेयर्ड बाय ओलंपियन बॉक्सर मैरी कॉम, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं विच इंक्लूड्स ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर योगेश्वर दत्त, फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर एंड मिशन ओलंपिक सेल मेंबर तृप्ति मुरगुंडे, ex-TOPS CEO राजगोपालन एंड फॉर्मर SAI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका श्रीमान। सो जब 3 महीने पहले इस तरीके के प्रोटेस्ट सामने आई थी तो उस समय अनुराग ठाकुर जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो ये कमेटी बनाएंगे, अश्योरेंस दी थी ये जो कमेटी है वो इन एलिगेशंस के अंदर इंक्वायरी करेगी, प्लस इट विल ऑल्सो रन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन। बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी। और अनुराग ठाकुर के इसी आश्वासन के बाद जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने 3 महीने पहले अपनी प्रोटेस्ट बंद कर दी, ये सोच के कि ठीक है हम टाइम देते हैं कि इस पूरे जो भी हमने एलिगेशंस लगाए हैं इसके अंदर इंक्वायरी हो, कोई रिपोर्ट बने और फिर जो है स्टेप्स लिए जाएं। लेकिन जब अप्रैल तक भी उनके पास उस इंक्वायरी की, उस रिपोर्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो जो रेसलर्स हैं उन्होंने वापस से अपनी प्रोटेस्ट की जंतर मंतर पे, और अब वो डिमांड कर रहे हैं कि WFI के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण उन्हें अरेस्ट किया जाए। ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास क्या लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी।
रेसलर्स का कहना है कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है ये आज से नहीं बल्कि 2012 से चल रहा है और रीसेंट इंस्टेंसेस भी हैं एज रिसेंट एज 2022, जिसमें से जो 4 इंसिडेंट्स हैं वो ब्रिजभूषण के MP बंगलो के अंदर हुए हैं जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है। और ये जो हरासमेंट के इंसिडेंट्स हैं दीज टुक प्लेस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स एज वेल एज इवन आउटसाइड इंडिया। और इसी रिगार्ड में 7 रेसलर्स ने कंप्लेंट फाइल की है अगेन ब्रिजभूषण, जिसमें से एक तो माइनर भी हैं। सिर्फ अभी तक वो कंप्लेंट ही फाइल कर पाए हैं क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो FIR रजिस्टर नहीं कर रही है। और इसीलिए जब दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स की FIR फाइल नहीं की तो ये सभी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास ऑन 25 अप्रैल और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिस्ट किया है और 28 अप्रैल से इसकी जो हियरिंग है वो चालू हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो सारे एलिगेशंस हैं ये काफ़ी सीरियस हैं एंड डायरेक्टेड रिडक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक कॉपी ऑफ द पिटिशन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं वो अपेयर कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द दिल्ली पुलिस और कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेसलर्स को। एक तरफ तुषार मेहता का कहना है कि इस केस के अंदर FIR रजिस्टर करने से पहले हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है उसे करने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल का कहना है कि इस तरीके के केसेस में इनिशियल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, पुलिस चाहे तो FIR फाइल कर सकती है और वो सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज द अक्यूज्ड इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। सो अब हम समझ लेते हैं कि WFI के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण आखिर है कौन, वो ऐसे कौन से पावरफुल इंसान हैं जिसके अगेंस्ट पुलिस भी FIR फाइल करने से डर रही है। 66 ईयर ओल्ड ब्रिजभूषण शरण सिंह एक लोकसभा MP हैं फ्रॉम केसरगंज इन उत्तर प्रदेश। उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था अंडर राजा आनंद सिंह, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था राम टेम्पल मूवमेंट इन 1989। 1991 के अंदर उन्हें इलेक्ट किया गया था एज MP फ्रॉम गोंडा और 1999 के अंदर वो वापस गोंडा की सीट जीत गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ही फेल आउट विद द BJP और उन्होंने ज्वाइन कर ली थी समाजवादी पार्टी इन 2008 और पहली बार 2009 के अंदर उन्होंने केसरगंज की सीट जीत ली थी। लेकिन वो बहुत टाइम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे और उन्होंने वापस से BJP को ज्वाइन किया था 2014 के अंदर एंड वन फ्रॉम केसरगंज अगेन। सो इन टोटल ब्रिजभूषण जो हैं वो 6 बार MP रह चुके हैं। इसके अलावा वो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एज वेल एज द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। और पॉलिटिकली वो काफ़ी स्ट्रांग है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ UP विच इज़ बलरामपुर, गोंडा, बहराइच एंड श्रावस्ती। इन सभी एरियाज़ के अंदर उन्होंने 50 से भी ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया है और 2012 के अंदर उन्होंने कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को हरा के वो प्रेसिडेंट बन गए थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ये तो हो गई ब्रिजभूषण सिंह के पॉलिटिकल करियर की बात, जो काफ़ी अच्छा है। वो 6 टाइम MP रह चुके हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हैं ये पता चलता है विद द नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस ही है, और उसके बाद भी वो आज भी बाहर खुले घूम रहे हैं। उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं विच इंक्लूड्स causing voluntary harm to a public servant which is provided under section 332 of the Indian Penal Code, attempt to murder under section 307, robbery under section 392 and illegal payments for election अंडर सेक्शन 171H। इसके अलावा मिड 1990s के अंदर ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट किया गया था अंडर द टाडा एक्ट फॉर हेल्पिंग एसोसिएट्स ऑफ गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम लाइक सुभाष ठाकुर, जयेंद्र ठाकुर एंड परेश देसाई। उन्होंने काफ़ी महीने तिहाड़ जेल के अंदर बिताए हैं इन चार्जेस के अंदर, बट वॉज लेटर क्लियर्ड ऑफ द चार्जेस। इसके बाद 2021 में जब एक जूनियर रेसलिंग टूर्नामेंट चल रहा था, उस समय उन्होंने थप्पड़ मारा था एक रेसलर को ऑन स्टेज, जो कि कैमरा के ऊपर कॉट हो गया था। और अब 2023 के अंदर अ ग्रुप ऑफ ओलंपियंस एंड इंटरनेशनल रेसलर्स इंक्लूडिंग विनेश फोगट, साक्षी मलिक एंड अदर्स, उन्होंने डिमांड की है कि इस फेडरेशन को डिसबैंड कर दिया जाए ड्यू टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल रेसलर्स बाय ब्रिजभूषण। और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट्स हैं इन्हें देखा गया है फ्रॉम 2012 टू 2022। अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये जो रेसलर्स हैं वो जंतर मंतर पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी डिमांड्स क्या क्या हैं, लेकिन ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो कि वो फाइल करना चाह रहे हैं, लॉ उस बारे में क्या कहता है, ये जो लॉ है वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं और क्या क्या पनिशमेंट अवेलेबल है, अगर ये सभी चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो उन्हें क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो है वो 2013 के अंदर आया था, जिसे हम पॉपुलरली पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं।
ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो कि प्रोटेक्ट करता है वुमेन को फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। और ये जो लॉ है ये हमारे पास आया था बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि हमें एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि डेडिकेटेड हो टुवर्ड सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। 2013 से पहले इस रिगार्ड के अंदर कोई भी लॉ नहीं था। ये जो लॉ है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट द इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड टू प्रोवाइड द नेसेसरी लीगल रेमेडीज फॉर द विक्टिम्स। अगर हम इस एक्ट के की प्रोविजंस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉयर को जो है एक नोटिस डिस्प्ले पे लगाना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड होंगी अबाउट द प्रोटेक्शन गिवन टू फीमेल एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएगी जो कि एड्रेस करेगी कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वुमेन जो है इस तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती है तो इन दैट केस शी कैन अप्रोच टू दी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, और इस कमेटी के अंदर कम से कम आधे मेंबर्स जो हैं वो वुमेन होनी चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ऐसे स्टेप्स लें ताकि वो सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाओं को प्रिवेंट कर सकें और इंश्योर करें कि ऐसा कुछ होता है तो जो विक्टिम है, जो वुमेन है जिसके साथ ये सब हुआ है, दे आर नॉट विक्टिमाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड। और लास्टली एम्प्लॉयर को नेसेसरी सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कंप्लेनेंट को, और इस तरीके के अरेंजमेंट्स करने चाहिए फॉर हर वर्क इन केस शी हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड। सो ये तो बात हो गई कि एम्प्लॉयर को क्या क्या करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो इस तरीके के एक्ट्स को जो है प्रिवेंट कर सके। लेकिन अब हम समझते हैं कि वो पर्सन जो कि सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है उसे क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसके साथ क्या क्या हो सकता है। ये जो हमारा लॉ है पॉश एक्ट, ये कोई भी सिंगल पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है फॉर ऑल केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इन केसेस में क्या होता है, जो कि कमेटी बनाई गई है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, वो इन्वेस्टिगेट करती है कंप्लेंट्स के अंदर और रिकमेंड करती है कि जो एम्प्लॉयर है उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें इस तरीके के एक्शंस हुए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्विस रूल्स हैं वो देखे जाए और उन सर्विस रूल्स में जो भी पनिशमेंट दी गई है वो दी जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के खुद के अपने सर्विस रूल्स नहीं होते, तो उस केस में कमेटी जो है वो रिकमेंड कर सकती है कि क्या क्या एक्शंस लिए जाएं। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये डिपेंड करती हैं कि उन्होंने किस तरीके का एक्ट किया है, वो किस तरीके के ऑफेंडर हैं। अगर कोई छोटी सी बात है तो इन दैट केस दे में जस्ट आस्क हिम टू राइट अ रिटन अपॉलॉजी, या फिर उनका प्रमोशन रोक सकते हैं, इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि वो उनसे कोई कम्युनिटी सर्विस कराएं, या फिर सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए। और अगर उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया है तो दे माइट इवन लूज देयर जॉब। इसके अलावा कमेटी ये भी रिकमेंड कर सकती है एम्प्लॉयर को कि वो कुछ अमाउंट जो है, जो ऑफेंडर है उसकी सैलरी से, उसकी वेजेस से काट कर जो है एज अ कॉम्पनसेशन दे विक्टिम को, उस वुमेन को जिसे हरास किया गया है। ये तो बात हो गई पॉश एक्ट की, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट से डील करते हैं। दो ये नया है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को ध्यान में रख के बनाया गया था, लेकिन इससे पहले भी कुछ प्रोविजंस थे जो सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट से डील करते थे। अब वो क्या हैं? सबसे पहला तो है सेक्शन 354, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है विच इज़ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम और उसके लिए पनिशमेंट मिलती है। उसके बाद है सेक्शन 354A, देन वी हैव सेक्शन 294। जो सेक्शन 294 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा ऑब्सीन एक्ट कर रहा है किसी पब्लिक प्लेस पे, या तो जैसे कोई ऑब्सीन गाना गा रहा है जिसकी वजह से दूसरों को जो है प्रॉब्लम हो रही है, दूसरों को अनॉय करने के लिए वो ऐसा काम कर रहा है, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 3 months और फाइन और बोथ। अगर हम सेक्शन 354A की बात करें तो कोई भी पर्सन जो है वो कमिट करता है किसी भी तरीके का फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर इस तरीके के एक्शंस करता है, एडवांसेस करता है विच आर अनवेलकम एंड आर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, या फिर डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर्स को, या फिर किसी वुमेन को उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस दिखाना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना, इन दैट केस दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और उसके लिए उसे जो सज़ा मिलेगी इट इज़ अ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। देन वी हैव सेक्शन 5
509 ऑफ इंडियन पिनल कोड, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन कुछ भी ऐसा बोल रहा है या जेस्चर कर रहा है विच इज़ इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन और इंट्रूड करता है उसकी प्राइवेसी को, देन इन दैट केस उस पर्सन को जो सज़ा मिलेगी इट विल बी अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड ऑल्सो विथ फाइन। सो ये थे कुछ लॉज जो कि सेक्शुअल हरासमेंट से डील करते हैं। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.